हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं 498A और उससे रिलेटेड क्वॉशिंग के बारे में। आज मैं पूरी की पूरी वीडियो आपके समक्ष जो है आज पूरा का पूरा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, कोर्ट कैसे कार्रवाई करता है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, और साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब जो है 498A में आप बेल के लिए जाएं, क्वॉशिंग के लिए जाएं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं, क्रॉस में क्या सवाल पूछें, ये सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। बहुत ही ज़्यादा डीप और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये ज़रूर कर देना। और उसके बाद जो है मैं आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो है आपको मिल जाएगी। अभी जो है हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जो है वाइफ साइड जो है CAW सेल यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में एक कंप्लेंट आपके खिलाफ फाइल कर देती है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाता है कि यार CAW सेल का जो चक्कर है, वो पुलिस का चक्कर है, वो हमें फेस करना पड़ेगा, कहीं हम क्रिमिनल तो नहीं कहलाएंगे। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। CAW सेल में अभी क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल जो मशीनरी है वो बिल्कुल ऑन नहीं हुई है। CAW सेल का मेन पर्पस है कि मैट्रिमोनियल केसेस में काउंसलिंग करके आपका केसेस वहीं के वहीं सेटल करा दिए जाए। 80 to 90% केसेस वहाँ पे सेटल नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, इतना ट्रेनिंग नहीं दी जाती है वहाँ पे मीडिएटर्स को कि वो प्रोफेशनली हैंडल कर पाए। ज़्यादातर केसेस में मैंने यही सुना है अपने क्लाइंट से कि वहाँ पे हस्बैंड साइड पे प्रेशर बना के वन साइडेड चीज़ें सुनी जाती है और वन साइडेड चीज़ें बोली जाती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जो है सेटलमेंट नहीं हो पाता है इस चक्कर में, और उसके बाद जो है पुलिस जो है FIR रजिस्टर कर देती है। अब देखिए, जैसे ही FIR रजिस्टर होती है तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल मशीनरी बिल्कुल ऑन हो गई है। अब आपके लिए जो है आपने जो है एक आपके खिलाफ FIR एक रजिस्टर हो गई है, तो पुलिस को उस पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है पुलिस सबसे पहले आपको कॉल करेगा IO आपको कॉल करेगा और आपको बुलाएगा। आपको एक 41A का नोटिस दे दिया जाएगा। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, कई केसेस में कहते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, आप बिल्कुल भी मत जाइए, आप खुद ही अपने क्राइम को कबूल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। पर कई केसेस में मैंने ये देखा है कि जब IO आपको बुलाता है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, तो कई बार IO साहब दूसरी पार्टी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वहाँ पे हमें नहीं पता कि इन्फ्लुएंस है नहीं है, पर आपके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप जाते हैं, कई कई घंटे वहाँ वेट करते हैं, कई बार IO साहब नहीं मिलते हैं, पूरा पूरा दिन आपका चला जाता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से आपको एक प्रिकॉशनरी स्टेप ले लेना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल का। अगर आपको लग रहा है कि IO साहब आपसे ठीक बर्ताव कर रहे हैं और आपको जो है परेशान नहीं कर रहे हैं, तब तो सही है, आप एंटीसिपेटरी बेल जो है नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 41A में जो है अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, कॉपरेट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि 41A का कहाँ मिसयूज होता है कि IO साहब ये बोल देते हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, बिल्कुल भी जो है आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, इसलिए जो है कई बार अरेस्ट की परमिशन जो है IO साहब ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। तो एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसी बेल है जो आपको ले लेनी चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एडवाइस हमेशा यही करता हूँ, अपने कई क्लाइंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल जो है बिल्कुल ले लेनी चाहिए। अब क्वॉशिंग की बात कर लेते हैं। क्वॉशिंग में देखिए, मदर, फादर, ब्रदर, इनका रोल देखिए, या सिस्टर का जो है रोल वो देखिए कि इनका क्या रोल है, क्या इनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन है या नॉन स्पेसिफिक एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। कैकर्सन कॉसर की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो जो है आप यूज करके एटलीस्ट रिलेटिव्स को आप क्वॉशिंग के लिए से हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच करके एटलीस्ट रिलेटिव्स को आप बाहर कर सकते हैं अपने केसेस में। आपका मुश्किल होगा नाम बाहर करना, ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड का नहीं होता है, बट FIR के कंटेंट के ऊपर होता है कि आपके खिलाफ भी अगर वेग एलिगेशन है, ओमनिबस एलिगेशन है, तो क्वॉशिंग के लिए आप तब जा सकते हैं FIR की क्वॉशिंग। तो यहाँ पे मैंने एंटीसिपेटरी बेल की बात कर ली, FIR क्वॉशिंग की बात कर ली, कब आपको जाना चाहिए,
कब नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जो है पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर देती है 173 में। अब यहाँ पे देखिए कई बार होता है कि आपकी अगर आप क्वाशिंग में नहीं गए तो आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू तो कर ही सकते हैं अपना केस, रिलेटिव्स का भी अपना केस आर्ग्यू कर सकते हैं अगर आपका क्वाशिंग आप नहीं गए हो। और हाँ, अगर आप क्वाशिंग गए हो, अगर क्वाशिंग डिसमिस हो गई है तो आपका डिस्चार्ज का केस भी खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपकी क्वाशिंग डिसमिस हो रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट में तो आप विड्रॉ कर लीजिए। लास्ट वीक ही मैंने ऐसा किया था, जज साहब मूड में थे डिसमिस करने के तो मैंने विड्रॉ कर ली क्वाशिंग। तो डिस्चार्ज पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आर्ग्यू करने के लिए लेंथ में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सामने आप कर सकते हो, वहाँ पे आप एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए तो डिस्चार्ज प्रे कर सकते हैं। और क्वाशिंग के लिए फिर आप नहीं जाइए, क्वाशिंग विड्रॉ कर लीजिए, डिस्चार्ज पे आप आर्ग्यू कर लीजिए। अगर आपका डिस्चार्ज हो जाता है वेल एंड गुड है, केस वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं होता है तो अब नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी एविडेंस, मतलब कंप्लेनेंट एविडेंस या फिर आपका जो एविडेंस है जिसमें हम कहते हैं डीई, पीई और डीई। कंप्लेनेंट एविडेंस में कंप्लेनेंट और सारे विटनेसेस कोर्ट समन करेगा, जैसे कि कंप्लेनेंट को समन करेगा उसके फादर, मदर, ब्रदर, जिन जिन लोगों के 161 के बयान हुए हैं वो सारे लोग जो हैं एज अ विटनेस कोर्ट के अंदर आएंगे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। और उसके बाद जो है वो सारी स्टेटमेंट्स वगैरह जो है उनकी रिकॉर्ड होगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्रॉस एग्जामिनेशन की। अब क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब मैंने देखा है कई वकीलों को सिर्फ सजेशन दे दे के जो है पूरा क्रॉस खत्म कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। नंबर 1 है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब जो भी कॉमन सेट ऑफ एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, जैसे पत्नी जो है आपकी त्योहार मनाती थी और बहुत अच्छी तरह जो है फैमिली के साथ बॉन्डिंग थी उसकी, वो सारे एविडेंसेस आप कन्फ्रंटेशनल एविडेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेशन मतलब 161 के बयान में क्या जो है कोलैबोरेशन हो रही है उस पे आप करेंगे कि सपोज वो स्टेटमेंट कुछ और दे रही है, पुलिस को कुछ और बयान दिया है, ये कोलैबोरेशन जो है आप चीज़ें जो है कन्फ्रंट कराएंगे कि ये चीज़ जो है अलग बोली पुलिस को और ये चीज़ अलग बोली कोर्ट के सामने। और एक है तीसरी चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन तब आती है जब कंप्लेंट में कुछ कह रही है, कोर्ट में आगे कुछ और कह रही है, तो वो भी कॉन्ट्रडिक्शन आपको ऑन रिकॉर्ड लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है जब भी आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं कंप्लेनेंट को यानी वाइफ साइड को। इसके अलावा जो है पुलिस और आईओ से भी आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। वो बेसिकली फॉर्मल विटनेस होते हैं, उनको जनरली आप सजेशन ही दे सकते हैं कि आपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, आपने सिर्फ इंटरेस्टेड विटनेसेस के बयान किए, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस एग्जामिन नहीं किया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। जनरली यही विटनेसेस हैं जो आते हैं। और उसके बाद आपकी स्टेज आ जाती है डिफेंस एविडेंस की। अब डिफेंस एविडेंस में आपके साइड के जो भी प्रूफ है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने को, और दूसरी पार्टी को आपको जो है क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डी की स्टेज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जज साहब जो है ये केस फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए लगा देंगे। फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप जो है रिटर्न आर्ग्यूमेंट जरूर सबमिट कीजिए, जो भी दूसरी साइड की जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन हैं, जो भी चीज़ें वो प्रूव नहीं कर पाई है, वो साफ साफ जो है आप आर्ग्यू कीजिए। जैसे स्त्री धन की कोई लिस्ट नहीं थी, डाउरी आर्टिकल्स की कोई बिल्स नहीं थे, ये या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, ये सब चीज़ें आप जो भी आपका एनालिसिस है एविडेंस का वो आप रिटर्न सबमिशन के फॉर्म में कोर्ट को फाइनल स्टेजेस में सबमिट करके अब आ जाएगी स्टेज जजमेंट की। जब कोर्ट जजमेंट अनाउंस करता है उसमें कन्विक्शन या एक्विटल होता है। एक्विटल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम देगा, उसके बाद आपकी बेल बॉन्ड श्योरिटी भी रिलीज कर देगा। और उसके बाद जो है स्टेज आ जाती है, अगर आप कन्विक्ट हो गए तो सेंटेंसिंग की स्टेज आ जाती है। क्योंकि ये ऑफेंसेस 3 साल से कम के होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जो है सेंटेंस पे तो स्टे मिल ही जाएगा, और आप इसके अलावा जो है हायर कोर्ट्स में अपील भी कर सकते हैं, सेशंस जज में अपील कर सकते हैं। अगर आपको कन्विक्शन होता है तो तुरंत आप जेल नहीं जाएंगे। जब भी अगर आप कन्विक्ट भी हो गए तो जजमेंट आने के बाद आपको ऑटोमेटिक स्टे ऑन अरेस्ट वैसे ही मिल जाएगा, आपको बेल वैसे ही मिल जाएगी। आप अपील करिए तो आपको रेगुलर बेल भी मिल जाएगी। तो ये ऑफेंसेस इतने ज़्यादा हीनियस नहीं है, तो इसलिए जो है तुरंत जेल नहीं होती है 498A के केसेस में।
तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाया, एंड टू एंड प्रोसेस, CAW कंप्लेंट्स से लेकर जजमेंट और सेंटेंसिंग तक। और इसमें टाइमलाइन अराउंड 4 से 5 साल तो मिनिमम आप लगा के चलिए, आज के हिसाब से ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपका कोर्ट्स कितने फास्ट हैं आपकी सिटी में, तो उस पर डिपेंड काफ़ी करता है। बट ये स्टेजेस ज़रूर आएंगी जब भी आप 498A का केस फेस कर रहे हैं। और ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप जो है 490 का ए का केस फेस कर रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम फेस करें तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक मैंने जो है कमेंट बॉक्स में जो है फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।